प्यारे बच्चों, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के आखिरी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और चौथा और आखिरी कंपोनेंट है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है कैश और दूसरा पार्ट है कैश इक्विवेलेंट। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली कैश का मतलब जितना कैश आज की डेट में कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो तो हो गया कैश। कुछ जो है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो ये सोचते हैं कि जो हमारी लिक्विड एसेट्स होती हैं वो कैश इक्विवेलेंट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लिक्विड एसेट्स कैश इक्विवेलेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल डेटर हमारी लिक्विड एसेट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे बिल रिसीवेबल लिक्विड एसेट्स है, लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। क्योंकि डेटर से अगर आप पैसा मांगने जाओ तो डेटर बोलेगा भैया मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा। डेटर बोलेगा नहीं मैं तो 40 दिन के बाद पैसा दूंगा, 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। वो लिक्विड एसेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि आप इमीडिएटली उससे पैसा लेना चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन में बंधे हुए हैं। आपने पहले से उससे एग्रीमेंट कर रखा है दैट आई एम सेलिंग गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट एंड यू विल मेक पेमेंट ऑफ दिस आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 40 days, आफ्टर 2 months। तो इसका मतलब होता है कि आप अपने डेटर को अगर इमीडिएटली उससे पैसा अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो वो डेटर आपका कैश के इक्विवेलेंट नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश तो नहीं है लेकिन वो कैश के बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश है। यानी आज की डेट में इमीडिएटली अगर आपको कैश चाहिए तो आप हाथों हाथ उसको बेचकर आप कैश को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो किसी और फिजिकल फॉर्म में है, कैश फॉर्म में नहीं है, तो भी वो कैश ही है। इसका एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके बैंक बैलेंस, आपके बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। बैंक बैलेंस, कंपनी के बैंक बैलेंस में मान लो 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो ये 50 लाख रुपए आपके बैंक में, कंपनी के बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट कैश के बराबर है। बिकॉज इमीडिएटली आज ही आप पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। आप फटाफट से जाओ एटीएम में अपना कार्ड डालो और फौरन पैसे बाहर निकाल लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक बैलेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश है, वो कैश ही है। बैंक पैसा बेशक आपका बैंक के पास पड़ा हुआ है लेकिन वो कैश ही है। पैसा चाहिए तो फौरन जाओ, आपका डेबिट कार्ड डालो और फौरन पैसे निकाल लो। या आप आजकल तो हम लोग जो है गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट भी विदड्रॉ कर सकते हैं बैंक से इमीडिएटली इन नो टाइम। आज के आज हम पैसा जो है बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी कैश के इक्विवेलेंट ही है, मतलब वो कैश ही है। हमें पैसा चाहिए बैंक से इमीडिएटली, हम आज ही वो पैसा बैंक से हम निकाल सकते हैं। हमें उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो अगला आइटम आता है वो आता है करंट इन्वेस्टमेंट। एक इसमें एक टर्म आती है हमारी जो कैश इक्विवेलेंट होती है और कैश के बिल्कुल इक्वल होती है, वो होती है करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको हम जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द है, इट इज़ सिनोनिम टर्म। चाहे आप करंट इन्वेस्टमेंट बोलो, चाहे आप मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलो, दोनों का एक ही मतलब है, बस अलग अलग शब्द हैं। आप सूर्य बोलो या सूरज बोलो या भास्कर बोलो, तीनों सिनोनिम्स वर्ड हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों का मतलब एक ही है। उसी तरीके से चाहे आप करंट इन्वेस्टमेंट बोलो, चाहे आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बोलो, चाहे आप उसको रेडीली रिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट बोलो, रेडीली रिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट। देखो, नाम तीन अलग अलग नाम है लेकिन तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों का मतलब एक ही है। अब करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी या रेडीली रिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे।
करंट इन्वेस्टमेंट यानी अगर मैं आपको दो लफ्ज़ों में इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आप आज की आज इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो करंट इन्वेस्टमेंट की जो खास बात होती है उसकी खास बात ये होती है कि इसको बेचना बड़ा आसान होता है, इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाता है। फॉरेन मीन्स इन नो टाइम, यानी इसको बेचने में हमें कोई वक्त नहीं लगता। इन नो टाइम आप इसको फटाफट से बेच सकते हैं। इनकी मार्केट बहुत फास्ट होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी मीन्स ऐसे शेयर, ऐसी सिक्योरिटीज जो मार्केटेबल होती है। कभी भी जाओ मार्केट में इसको बेच दो, मार्केटेबल, तभी ये वर्ड यूज किया गया है, मार्केटेबल। ठीक है। रेडिली मीन्स वेरी फास्ट, रेडिली का मतलब होता है वेरी फास्ट रिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हम बहुत फास्टली मार्केट में बेच के पैसा रियलाइज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी भी कहते हैं इसको, हम करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि होती क्या है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में, वो क्या होता है, ट्रेजरी बिल, TREASURY, ट्रेजरी बिल। अब ये ट्रेजरी का मतलब क्या है? ट्रेजरी जो है TREASURE, ट्रेजर शब्द से बना है। ट्रेजर का मतलब होता है शाही खजाना, ये मतलब होता है ट्रेजर का। ट्रेजर का मतलब होता है शाही खजाना। पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो उनके शाही खजाने में कितना सोना पड़ा हुआ है, कितना चांदी पड़ा हुआ है, कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसको हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ट्रेजर। यानी जो खजाना पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के पास हुआ करता था उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है ट्रेजर। उसी ट्रेजर से एक वर्ड बना है ट्रेजरी, ट्रेजरी बिल। अब वक्त बीत गया है, राजा महाराजाओं के ज़माने गुजर गए हैं, अब हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई है, गवर्नमेंट आ गई है। तो गवर्नमेंट जो है अभी भी इस वर्ड को यूज़ करती है। अगर मान लो गवर्नमेंट किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है या कोई बिल इशू करती है तो उसके आगे एक वर्ड यूज़ करती है ट्रेजरी। ट्रेजरी वर्ड लगाने का मकसद ये है कि आम व्यक्ति को भी पता चल जाए कि इसका संबंध सरकार से है, क्योंकि हमारे देश की जो है, हमारे देश का राजा कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारा जो है वो हमारा राजा है। तो इसलिए इस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए कि ये बिल का संबंध गवर्नमेंट से है, तो इस बिल के आगे पहली बात गवर्नमेंट ने किस वर्ड का इस्तेमाल किया, ट्रेजरी, TREASURE, ट्रेजरी बिल। अब ये ट्रेजरी बिल होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। अगर आपसे पूछे कि ट्रेजरी बिल होता क्या है तो आपने बोलना है कि ट्रेजरी बिल वो बिल होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ट्रेजरी बिल क्या होता है? इट इज एन अनसिक्योर्ड promissory note issued by government through रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये जो है एक तरीके का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और गवर्नमेंट इसको इशू किसके थ्रू करती है? RBI के थ्रू। यानी गवर्नमेंट RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश देती है कि पूरे कंट्री के अंदर 10,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल इशू कर दो, ठीक है, या 1,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल इशू कर दो पूरे हिंदुस्तान में। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय गवर्नमेंट थ्रू RBI। इसको मैं अभी बताऊंगा अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या है। अब इसको इशू करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है, स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टमेंट करती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेजरी बिल इशू करती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या और जितने भी फाइनेंशियल
ऑल इंडिया फाइनेंशियल एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है, या प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, या ठीक है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर को इनिशिएट करते हैं, उनके थ्रू जो है ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है। अब ट्रेजरी बिल क्या है? मैंने बताया ट्रेजरी बिल एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट मीन्स एक ऐसा नोट, एक ऐसा लिखा हुआ कागज जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है लोगों को। किस बात का प्रॉमिस किया जाता है? कि आज आप हमसे ट्रेजरी बिल खरीद लीजिएगा तो आपको 90 दिन के बाद, आपको 90 दिन के बाद हम आपको इतना पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल 3 पीरियड के लिए इशू करती है। या तो 91 डेज के लिए इशू करेगी, 91 डेज के लिए, या इसका डबल 182 डेज के लिए इशू करेगी, या फिर इसका डबल 364 डेज के लिए इशू करेगी। बस 3 स्लैब में ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है हिंदुस्तान में, 91 डेज के लिए, या 182 डेज के लिए, या 364 डेज के लिए। अब होता क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है, मान लो गवर्नमेंट ने आपको एक 91 डेज का ट्रेजरी बिल इशू किया आम पब्लिक को, तो उसमें वो क्या बोलेगी, आज जो है आप हमें 60,000 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है, 60,000 रुपये दे दीजिएगा। जब इसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा 91 डेज का, तो हम इस 60,000 की जगह आपको 90,000 देंगे 3 महीने के बाद। देखिए ऑलमोस्ट आपको 50% ब्याज मिल गया 3 महीने में। दुनिया का कोई ऐसा बैंक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई बैंक नहीं है जो आपको 3 महीने के लिए 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इतना तो नहीं देगी गवर्नमेंट, ज़्यादा नहीं तो मैं मान के चलता हूँ कि 80,000 देने के लिए आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप 60,000 दे दीजिएगा, जब 3 महीने यानी 91 डेज पूरे होंगे तो हम आपको 80,000 देंगे, हम आपको 80,000 देंगे। तो 60,000 रुपये की ट्रेजरी बिल उसने इशू कर दिए मार्केट में, जिसको खरीदना है उसने खरीद लिए। तो खरीदने वाले आम हम जैसे लोग भी होते हैं, आम जनता भी होती हैं, इसमें कंपनीज भी खरीदती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी भी ट्रेजरी बिल खरीदती हैं, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनी ट्रेजरी बिल खरीदती हैं तो आप वो जब खरीदेगी तो उनको जो है हमेशा टोटल मैच्योरिटी वैल्यू से कम प्राइस पे वो जो है उसको खरीदती हैं। 60,000 में 60,000 में ट्रेजरी बिल ले लिया, जब 3 महीने बीतेंगे तो कितने में बिकेगा वो? 91 दिन, जब 91 डेज पूरे हो जाएंगे आप उस बिल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करके अपने 80,000 ले सकते हैं। यानी 3 महीने के लिए आपने 60,000 गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने 3 महीने के बाद आपको 60,000 का कितना दे दिया? 80,000 रुपये दे दिया। क्योंकि ये क्या था? प्रॉमिसरी नोट था, यानी गवर्नमेंट ने आपको वादा किया था लिखित में कि आज मुझे अगर आप 60,000 देंगे तो मैं 3 महीने यानी 91 डेज के बाद आपको कितना पैसा दूंगा? 80,000 गवर्नमेंट ने आपसे वादा किया था। तो ये प्रॉमिसरी नोट है। तो जब गवर्नमेंट जब इनको इशू करेगी, जिसको भी बेचेगी, जो भी खरीदेगा 60,000 में खरीदेगा। इनिशियली जब इसको बेचा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा 60,000 में बेचा जाएगा, ये इसका ओपनिंग प्राइस है 60,000 रुपये। अगर 91 डेज का है तो 91 डेज के बाद गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि जब आप 91 डेज पूरे हो जाएंगे तो हम आपको 60,000 की जगह 80,000 देंगे। तो ये आपके पास क्या है? एक तरीके का 80,000 रुपये का एक प्रॉमिसरी नोट है, यानी एक ऐसा नोट है जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे 3 महीने के बाद, 91 डेज के बाद। तो ये एक तरीके का जो है करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कभी भी आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो आपने जो है 1 जनवरी को ये ट्रेजरी बिल खरीदा, मान लो 1 जनवरी 2000 में आपने ट्रेजरी बिल खरीदा। अब कंपनी ने ट्रेजरी बिल कितने का खरीदा? 60,000 का खरीदा। अब कंपनी जो है, इसको हम कैश इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैश के बहुत इक्वल होता है। क्यों होता है कैश इक्विवेलेंट? इसलिए होता है कि कंपनी कभी भी जाए इसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। अब इसका गवर्नमेंट तो जो है इसका पैसा कब देगी आपको? 1 अप्रैल यानी 3 महीने के बाद, 91 डेज के बाद देगी। 91 डेज के बाद ही आपको इसका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त होएगा। गवर्नमेंट जो है 80,000 तभी देगी जब आप 91 डेज के बाद गवर्नमेंट से पैसा मांगेंगे। लेकिन अगर आप 91 डेज से पहले ही गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं या ओपन मार्केट में भी किसी को बेचना चाहेंगे तो कोई भी आपको 80,000 नहीं देगा। वो आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। अगर मान लो कंपनी को अपने पैसे वापस चाहिए इमीडिएटली, तो वो क्या करेगी? 60,000 रुपये के ट्रेजरी बिल जो है ओपन मार्केट में किसी को भी बेच सकती है कि आई वांट टू सेल माय ट्रेजरी बिल। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू वो ओपन मार्केट में अपने ट्रेजरी बिल किसी को भी बेच सकती है, लेकिन उसका ट्रेजरी बिल
या तो 60,000 में बिकेगा या 65,000 में बिक जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। मान लो 1 महीना बीत चुका है, सिर्फ 2 महीने रह गए, तो वो कंपनी कह सकती है कि देखिए 1 महीने का तो पीरियड बीत गया, आप 2 महीने तो रह गए, 2 महीने के बाद आपको जो है गवर्नमेंट से 80,000 पे मिल जाएंगे, आप मेरे से 65,000 में खरीद लीजिएगा। तो वो डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन होती है कि लोगों की डिमांड क्या है और टोटल सप्लाई कितनी है ट्रेजरी बिल की, उसके हिसाब से मार्केट का जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे आप कभी भी किसी भी वक्त अपने ट्रेजरी बिल को मार्केट में बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। और ट्रेजरी बिल को जो है बहुत पॉपुलरली इसको हम टी बिल कहते हैं। आप जो है अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, आप टी बिल लिख दीजिएगा, टी बिल, फटाफट से। टी बिल का मतलब क्या होता है, टी बिल जहाँ छाप आप टाइप करेंगे वहाँ पे ट्रेजरी बिल लिखा आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको टी बिल के नाम से फेमस होता है, टी बिल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है आप जो है ये आप ओपन मार्केट में भी ट्रेजरी बिल को बेच सकते हैं, या आप गवर्नमेंट से भी आप सरेंडर करा सकते हैं। आप ये गवर्नमेंट को भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर आप रिटर्न करेंगे 1 महीने के बाद, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे, तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको जितने पैसे आप गवर्नमेंट ने आपसे लिए थे उतने ही पैसे हो सकता है आपको वापस कर दे, 60,000 के 60,000। या ये भी हो सकता है कि 60,000 से कम कर दे, मान लो 55,000 कर दे, या हो सकता है थोड़े से ज़्यादा कर दे 65,000। वो डिपेंड करता है कि मार्केट का प्राइस क्या है आज की डेट में ट्रेजरी बिल का। तो अगर आप जो है प्री मैच्योर विड्रॉल करा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं अपनी ट्रेजरी बिल को, तो उसमें आपको जो भी पैसा मिलेगा वो हमेशा मैच्योरिटी प्राइस से कम मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी खास बात क्या है, कभी भी किसी भी वक्त आप इसको बेच दो मार्केट में और आपको कैश मिल जाएगा, इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ट्रेजरी बिल इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश, यू कैन सेल इट एनी टाइम एनी मोमेंट, किसी भी वक्त आप मार्केट में इसको बेच सकते हैं। तो ट्रेजरी बिल एक एग्जाम्पल था करंट इन्वेस्टमेंट का, और ये टी बिल के नाम से फेमस होता है। और गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को, शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये आपकी एक कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेजरी बिल आपकी कैश इक्विवेलेंट है। और ये करंट इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ट्रेजरी बिल इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इशू दीज ट्रेजरी बिल थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लिक्विड एसेट्स होते हैं वही कैश इक्विवेलेंट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बिल रिसीवेबल है वो जो है आपकी लिक्विड एसेट्स है, लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि बिल रिसीवेबल की भी टर्म्स होती हैं। 1 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है या 6 महीने का बिल है। अगर 1 महीने का बिल होगा तो पेमेंट 1 महीने से पहले नहीं मिलेगी, आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर जो है 6 महीने का बिल है तो 6 महीने से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। डेटर भी आमतौर पे जिसको हम सामान बेचते हैं उधार में, वो लोग भी हमें पेमेंट इमीडिएटली नहीं करते, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पेमेंट करते हैं। 40 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। इमीडिएटली उनसे पैसा मांगो तो नहीं मिलता। तो वो हमारी लिक्विड एसेट्स तो होती है लेकिन उनकी लिक्विडिटी वीक होती है। कमर्शियल पेपर भी आ सकता है बोर्ड में लिखा हुआ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कमर्शियल पेपर भी कैश इक्विवेलेंट है, यानी एक तरीके का ये कैश ही है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश। ये भी एक एग्जांपल है करंट इन्वेस्टमेंट का। कमर्शियल पेपर, दीज पेपर्स आर इशूड और सोल्ड बाय कंपनीज, किसी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, आमतौर पे किसी कंपनी के द्वारा, या आप पीडीज के द्वारा इशू किए जाते हैं, प्राइमरी डीलर्स के द्वारा, या इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही इशू किया जाता है। ये 3 लोग होते हैं जो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, या तो कोई कंपनी, या प्राइमरी डीलर्स, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी के द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं, लेकिन जो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रही है वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, जो उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए इस कंपनी की, वो हाई रेटिंग होनी चाहिए।
यानी कोई भी ऐरी गैरी कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती। अब मान लो एक टाटा एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, रिलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, इन कंपनियों के द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किए जा सकते हैं। रिलायंस यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में, प्राइवेट कंपनी टाटा, टाटा का बहुत बड़ा नाम है। इन कंपनियों के द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर जो है कमर्शियल पेपर जो है छोटी कंपनी इशू करेगी तो मार्केट में उसकी जो है क्रेडिट वर्थीनेस बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से लोग उसके कमर्शियल पेपर खरीदते नहीं है। उनको यही डर लगा रहता है कि इसके हमने कमर्शियल पेपर खरीद लिए, कल कोई कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, भाग सकती है। लेकिन टाटा एक बहुत बड़ा नाम है, अगर मान लो टाटा कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करेगी तो हाथों हाथ बिक जाएंगे, क्योंकि उसकी मार्केट के अंदर जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पुरानी कंपनी है, कम से कम जो है 150-200 साल पुरानी कंपनी है टाटा। तो उसकी जो मार्केट के अंदर जो क्रेडिट वर्थीनेस है बहुत स्ट्रांग है। तो हाईली रेटेड कंपनी जो जिसकी क्रेडिट वर्थीनेस बहुत स्ट्रांग है वो लोग ही केवल मार्केट के अंदर कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। दूसरी बात, कमर्शियल पेपर जो है 7 डेज से लेकर 364 डेज तक जो है तक के लिए हम लोग जो है कंपनी इशू कर सकती है। इंडिया के अंदर आमतौर पे 60 डेज से लेकर, ठीक है, दूसरी कंट्री में 7 डेज, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है कमर्शियल पेपर को लेकर। जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 7 दिन से लेके 364 डेज तक के लिए जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। यानी इसका मैच्योरिटी पीरियड 364 डेज का हो सकता है, 60 डेज का हो सकता है, 90 डेज का हो सकता है, 180 डेज का हो सकता है, और कई कई केसेस में तो 7 डेज के लिए भी कमर्शियल पेपर इशू किया जा सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर जो है बेसिकली इशू करने का मकसद क्या होता है, अगर मान लो किसी कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, मान लो इसको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, मान लो टाटा को जो है इमरजेंसी में 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, उसको जो है उस 200 करोड़ रुपए से कंपनी में जो है कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इन्वेंट्री परचेज करनी है, या अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करनी है, या अपने बिल्स पेबल जो है पे करने हैं, बिल्स पेबल शॉर्ट टर्म बिल पेबल जो है वो उसको पे करना है, या अपनी बिल पेबल को पे करना है, या अपनी कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करनी है, शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी को पे करना है, या अपनी कोई इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, मान लो कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना है या इन्वेंट्री की नीड्स को पूरा करना है। तो इन शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है। कमर्शियल पेपर यानी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करती है। वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करती है। ठीक है, और ये 1 साल के लिए होते हैं मैक्सिमम कमर्शियल पेपर। ये 7 दिन से लेके 364 डेज तक के लिए जो है इशू किए जाते हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन का भी हो सकता है, ठीक है, 30 डेज का भी हो सकता है, 60 डेज का भी हो सकता है, 90, 180 डेज और मैक्सिमम 364 डेज। ठीक है, मान लो टाटा कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रही है तो वो क्या करती है, वो अपने पेपर जो है प्राइमरी डीलर के थ्रू इशू करेगी, प्राइमरी डीलर्स के थ्रू इशू कर सकती है, जिनको हम पीडीज बोलते हैं शॉर्ट में, प्राइमरी डीलर्स, यानी पीडीज के थ्रू जो है, जिसको शॉर्ट में हम पीडीज कहते हैं। या टाटा कंपनी अपने जो है कमर्शियल पेपर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इशू कर सकती है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि मान लो टाटा कंपनी मान लो 90 डेज के लिए कमर्शियल पेपर इशू कर रही है, और उस कमर्शियल पेपर की उसने वैल्यू रखी है 1 लाख, उसकी मैच्योरिटी पे 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, 90 दिन बाद कंपनी जो है 1 लाख रुपए देगी। अब कंपनी बोल रही है कि ये पेपर अगर आज की डेट में वो प्राइमरी डीलर को कितने का बेचेगी, 1 लाख का पेपर है, प्राइमरी डीलर को जो है, प्राइमरी डीलर जो है क्या करते हैं, वो बहुत सारे पेपर खरीद लेते हैं इकट्ठे। उन्होंने मान लो प्राइमरी डीलर ने टाटा कंपनी से 5000 पेपर खरीद लिए, और लमसम में पेपर जो है टाटा कंपनी ने एक पेपर जो है 70,000 का बेच दिया, कि एक पेपर 70,000 का बेच दिया, 200 पेपर खरीदे तो यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए के पेपर हो गए। 1 करोड़ 40 लाख के पेपर जो है टाटा कंपनी ने प्राइमरी डीलर को बेच दिए। ठीक है, यानी उनकी मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 1 लाख इंटू 200 यानी 2 करोड़ मिलेंगे। तो 60 लाख रुपए कम प्राइस पे प्राइमरी डीलर क्या करेंगे, 200 पेपर उन्होंने टाटा कंपनी से खरीद लिए, फिर वो प्राइमरी डीलर क्या करते हैं, इसको आगे पब्लिक को बेच देते हैं, कंपनीज भी खरीद देती हैं।
टाटा कंपनी के जो है कमर्शियल पेपर छोटी छोटी दूसरी कंपनियां खरीद सकती हैं, ठीक है। तो जिस कंपनी ने भी कमर्शियल पेपर खरीदे होंगे तो वो उनके लिए कैश इक्विवेलेंट का काम करेंगे। क्यों? इनका 90 डेज अगर कंपनी वेट कर लेती है और 90 डेज के बाद वो टाटा कंपनी के पास जाती है, उन्होंने कमर्शियल पेपर मान लो प्राइमरी डीलर ने 70,000 का खरीद लिया और आगे जो है उसको 75,000 का बेच दिया कंपनी को, अपना 5,000 का प्रॉफिट बनाकर। 70,000 का उसने प्राइमरी डीलर ने किससे खरीदा? टाटा से, और 70 का वो आगे उसने 75,000 में बेच दिया आगे छोटी छोटी कंपनी को। मान लो एक्स लिमिटेड कंपनी ने एक जो है कमर्शियल पेपर 75,000 का खरीद लिया, इसकी मैच्योरिटी डेज 90 दिन की है, 90 दिन की है। अगर 90 दिन के बाद ये वाला पेपर जो है वो द्वारा जो है अगर वो टाटा कंपनी में सबमिट करेगी तो उसको पूरा 1,00,000 रुपये मिलेगा, यानी 25,000 का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट इमीडिएट है, अगर आज की डेट में उसको पैसा चाहिए इमीडिएटली, तो उसको इमीडिएटली क्या कर सकती है? ओपन मार्केट में सेल कर सकती है। लेकिन उस इसमें अगर मान लो उसको बिफोर मैच्योरिटी पीरियड 90 दिन से पहले अगर उसको मार्केट में अगर वो बेचती है, ठीक है, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो उसको जो प्राइस मिलेगा वो मैच्योरिटी प्राइस से, मैच्योरिटी वैल्यू से कम मिलेगा। हो सकता है उसको प्राइस 80,000 मिले या मान लीजिएगा 85,000 मिले। तो उस केस में क्या होगा कि उसको वो लॉस बियर करना पड़ेगा, अपने 20,000 या 15,000 रुपये को फोरगो करना पड़ेगा, ठीक है। उसको भूलना पड़ेगा, 20,000 उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसको पैसा आज चाहिए, मैच्योरिटी डेट से पहले चाहिए, 1 महीने के बाद चाहिए या 1.5 महीने के बाद चाहिए, 90 डेज तक वो वेट नहीं कर सकता। तो इस केस में वो क्या करेगा? अपने कमर्शियल पेपर ओपन मार्केट में भी किसी को भी बेच सकता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या अपने ब्रोकर के थ्रू। तो वो जब बेचेगा तो उसको कम प्राइस मिलेगा। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है? इसको बेचना बहुत आसान होता है, इमीडिएटली यू कैन सेल इट वेरी फास्टली इन द मार्केट। तो इसका मतलब जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो भी कैश इक्विवेलेंट ही होते हैं, मतलब वो कैश ही होते हैं एक तरीके के, यानी हमको इंतज़ार नहीं करना पड़ता उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए इसको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन डेटर्स के केस में ऐसा नहीं है। डेटर्स जो है वो आपकी लिक्विड एसेट्स तो है लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। लिक्विड एसेट्स अलग चीज़ होती है और कैश इक्विवेलेंट अलग होती है। अगर मैं डिफाइन करूं लिक्विड एसेट्स क्या होती है, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैश इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? कैश इक्विवेलेंट्स आर दोज एसेट्स which can be converted immediately and instantly into cash, जिसको इंस्टेंटली इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके और एग्जांपल बताता हूँ आपको कैश इक्विवेलेंट के। अब कैश इक्विवेलेंट का एक एग्जांपल है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी लिखा आ सकता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एक तरीके का आपका कमर्शियल पेपर ही मान लीजिएगा, कमर्शियल पेपर। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में एफडी भी आती हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में एफडी 7 डेज से लेके 7 दिन से लेके 10 साल तक के लिए, 10 ईयर्स तक के लिए जो है आपकी एफडीज होती हैं, ठीक है। आप कभी भी अपनी एफडी को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी कोई टर्म्स नहीं होती। अगर आपने मान लो 7 दिन के लिए एफडी करा रखी है, आपको पैसा आज चाहिए तो आप जाके आज ही आप बैंक से अपना पैसा ले लीजिएगा, इमीडिएटली लीजिएगा। तो इसका मतलब आप जो है आपकी जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो 1 साल के कम पीरियड के लिए होते हैं, 7 दिन से लेके 1 ईयर तक की जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो एफडीज होती हैं, वो आप अपने बैंक से जाके कभी भी किसी भी वक्त पैसा उनसे क्लेम कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, इंस्टेंटली। सो दिस इज कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। मैं आप कमर्शियल पेपर भी एक एग्जांपल मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली एफडी की ही बात करेंगे इसमें। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में एफडी 7 दिन की भी हो सकती है, मिनिमम 7 पीरियड से लेकर 10 साल तक के लिए होती है हिंदुस्तान में। वो 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है। आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट आज की डेट में है तो आप 7 दिन से पहले भी पैसा उनसे ले सकते हो, जी हमारा पैसा वापस कर दो, तो वो आपका पैसा थोड़ा सा अपना चार्जेस काट के वापस कर देंगे आपको। तो आप अपनी एफडी को कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपकी शॉर्ट टर्म एफडी है। 1 साल शॉर्ट टर्म एफडी वो एफडी होती हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड 364 डेज होता है, यानी 364 डेज में वो मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। उसको हम शॉर्ट टर्म
एफडीज कहते हैं। तो दूसरा और एग्जांपल क्या होता है हमारा कैश इक्विवेलेंट का, और एग्जांपल है इसका, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका हमारा, बियरर चेक। बियरर चेक, बियरर चेक, ठीक है, बियरर चेक एक तरीके का कैश ही होता है। बियरर चेक का मतलब होता है कि मैंने किसी को 5,000 रुपये देने थे, तो वो मेरे पास पैसे लेने आया, तो मैंने बोला मेरे पास भैया 5,000 तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपनी चेक बुक निकाली, उसमें जो है उसको 5,000 रुपये का चेक बना के अपने साइन कर दिए, और उस पर बस उस पर पे की जगह उसका नाम लिख दिया। ऐसे देखिए बियरर चेक इस तरीके का होता है, इस तरीके का चेक है। जैसे मान लो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, मैं ऐसे लिखूंगा पे, और यहाँ पे डैश लिखा होता है, और बस यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है, यहाँ पे अमाउंट, मान लो 5,000 रुपये का मैंने किसी को बियरर चेक दिया 5,000 रुपये का, तो उसमें बस यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे। सेल्फ का मतलब होता है कि ये चेक जो है जिस बंदे के पास है, वो जो बंदा वो पैसा लेने के लिए बैंक में जाएगा, तो बैंक वाले उस चेक को रख के इमीडिएटली उसको पैसा दे देंगे, उसी वक्त दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बियरर चेक भी एक तरीके का कैश होता है। अगर मान लो जिस बंदे को हमने चेक दिया 5,000 रुपये का, अगर वो चेक उससे खो जाए और वो चेक किसी और व्यक्ति को मिल जाए, तो वो बंदा भी जाके बैंक से पैसा निकाल सकता है बियरर चेक दिखाकर, क्योंकि बियरर चेक में कोई नाम नहीं लिखा होता, उसमें सेल्फ लिखा होता है। सेल्फ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस चेक को बियर कर रहा है, आप उसको पेमेंट दे दीजिएगा, इसको हम बियरर चेक बोलते हैं। बियरर मीन्स जिस व्यक्ति के पास ये चेक है, जो व्यक्ति इस चेक को बियर कर रहा है, आप उस व्यक्ति को पेमेंट दे दीजिएगा। मैंने चेक किसको दिया, राम को दिया, लेकिन मैं लिखूंगा क्या, पे सेल्फ। सेल्फ का मतलब जो भी व्यक्ति के पास ये चेक है, बैंक वालों को मैंने इसका बोला कि आप उस व्यक्ति को पेमेंट दे दो, जो भी व्यक्ति आपके पास चेक लेके आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कैश इक्विवेलेंट का अगला एग्जांपल है हमारा बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। ये बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर भी एक तरीके का कैश ही होता है। बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर बैंक ड्राफ्ट जो है, अगर आप बैंक में आप प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको कैश में इमीडिएटली आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर भी एक तरीके का कैश इक्विवेलेंट ही होता है। इसके बाद एक और टर्म यूज़ की जा सकती है कैश इक्विवेलेंट के, वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये एक अलग नाम है। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी जो है एक साल, जो गवर्नमेंट जो है 1 ईयर के पीरियड के लिए इशू करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया 1 साल के लिए, जैसे आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी विकास पत्र, ठीक है, कन्या शिक्षा योजना पत्र, ये सब बॉन्ड होते हैं। इसमें के अंदर भी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है। ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है आम पब्लिक को या किसी कंपनी को, या किसी भी कोई कंपनी भी इसको परचेस कर सकती है। तो ये बॉन्ड होती है। बॉन्ड में भी ये होता है कि आप गवर्नमेंट से आज बॉन्ड परचेस कर लीजिएगा। मान लो 20,000 का आपने बॉन्ड परचेस किया और गवर्नमेंट ने बोला कि 364 डेज के बाद जब आप गवर्नमेंट को आप इसको रिटर्न करेंगे, 364 दिन के बाद आप आज ले लीजिएगा गवर्नमेंट से 20,000 का, 364 दिन के बाद जब आप इसको गवर्नमेंट को वापस करके पैसा मांगेंगे तो गवर्नमेंट उसकी जगह आपको 35,000 रुपये देगी, यानी कि आपको 15,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी 75% इंटरेस्ट मिलेगा। देखो कितना बड़ा जो है आपको फ़ायदा हो रहा है। 15,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल के अंदर 20,000 रुपये। यानी आज 20,000 का जो बॉन्ड आपने खरीदा 1 जनवरी को, जब आप गवर्नमेंट के पास गए 30 दिसंबर को पैसा लेने के लिए, तो गवर्नमेंट 364 डेज के बाद आपको उस 20,000 का कितना दे रही है, 35,000। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ये भी कैश इक्विवेलेंट होते हैं। आप जो है अगर आपको टाइम से पहले 364 डेज आप वेट नहीं कर सकते, आपको आज की डेट में पैसा चाहिए, तो आप ये अपना बॉन्ड किसी भी व्यक्ति को मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। उसके नाम पे आपको बॉन्ड ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, या आप जो है ये बॉन्ड जो है गवर्नमेंट जिसने इशू किए हैं उस पर आप सरेंडर भी करा सकते हैं, आप उनसे कैंसिल भी करा सकते हैं। अगर अपना बॉन्ड जो है आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले गवर्नमेंट से कैंसिल करवाएंगे तो आपको गवर्नमेंट जो पैसा देगी वो
जो है आपको या तो 20,000 देगी, या 20,000 से हो सकता है थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा दे दे, कि अगर मान लो आपने 2-3 महीने के बाद वो गवर्नमेंट को उनका गवर्नमेंट का बॉन्ड जो है सरेंडर करवा दिया, तो हो सकता है 22,000 दे दे। तो ये भी हो सकता है कि आपको 18,000 दे या 19,000 दे। डिपेंड करता है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई की कंडीशन क्या है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो किसी और व्यक्ति को भी बेच सकते हो सकता है आप अपना 20,000 का बॉन्ड 2 महीने अपने पास रखो, फिर उसको आप 25 या 30,000 में बेच सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि उस बॉन्ड की मार्केट के अंदर अभी डिमांड या सप्लाई की कंडीशंस क्या हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी हमारी एक कैश इक्विवेलेंट की तरह होती है। अपने बॉन्ड को आप किसी भी वक्त मार्केट के अंदर किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हो, या गवर्नमेंट को ही आप रिटर्न करके सरेंडर करवा सकते हो, और सरेंडर वैल्यू आपको उस केस में इमीडिएटली मिल जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है। देखिए फाइनली हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम कैसे दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आप ऊपर टोटल करके सबसे ऊपर लिख देंगे यहाँ पे टोटल, उसके नीचे आप हेडिंग देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आप ओपनिंग बैलेंस लेंगे, जितने भी कैश और कैश इक्विवेलेंट है उनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। पहला है कैश, दूसरा हमने लिया है बैंक, तीसरा कैश इक्विवेलेंट है करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, बियरर चेक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। इन सब का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐड करिए, टोटल बाहर अमाउंट कॉलम में डाल दीजिएगा। इनका टोटल जो भी आया आपका अमाउंट कॉलम में, उसको आपने ऊपर वाले टोटल से ऐड करना है, जो कि A प्लस बी प्लस सी है। यहाँ पर A है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, B इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और C फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इस टोटल को आपने ओपनिंग बैलेंस में ऐड करना है। जो भी टोटल आएगा फिर आप नीचे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें भी जितने भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनकी आप डिटेल देंगे। सबसे पहले कैश, दूसरे नंबर पे बैंक, फिर करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बैंक ड्राफ्ट ऑब्लिक पे ऑर्डर्स ऑब्लिक बियरर चेक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। इसको आप क्लोजिंग बैलेंस सारे के सारे आप ये जहाँ पर लिख के उसका टोटल डिटेल में करेंगे, और जो टोटल करने के बाद अमाउंट आएगा उसको अमाउंट कॉलम में बाहर डाल देंगे नीचे। अब ये जो लास्ट में जो टोटल आया फाइनली, इसका टोटल दोनों साइड से टैली होना चाहिए। यानी कि जो आपने टोटल ऊपर A प्लस बी प्लस सी का टोटल ओपनिंग बैलेंस में किया, वो जो टोटल आया और जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस का है वो दोनों साइड से सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में कोई मिस्टेक की है। तो आपको बहुत केयरफुली बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो आप बनाएंगे उसमें आपकी कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप ज़रा ध्यान से इसको बनाइए। और दूसरा मैंने राइट साइड में सिनोनिम्स दे रखे हैं कि हमारे कौन कौन से सिनोनिम्स टर्म्स होती हैं। जैसे सिनोनिम टर्म्स हैं करंट इन्वेस्टमेंट, उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, रेडिली रिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल भी कहते हैं, कमर्शियल पेपर भी कहते हैं, या उसको हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। ये सब सिनोनिम टर्म्स हैं। कुछ भी लिखा हो आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप उसको कैश इक्विवेलेंस ही ट्रीट करेंगे, कैश इक्विवेलेंट ही मानेंगे इसको आप। तो इस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है।